अपने ताया लोगों के साथ ही रहते थे। एक रोज जब मेरा सुबह यूनिवर्सिटी में पेपर था और मैं पढ़ाई में मसरूफ थी कि मेरा ताया रात देर से घर में लौटा और मुझे जागते देखकर खाना देने को कहा। मैं इसे इसके कमरे में खाना देकर जब वापस मुड़ी तो देखा कि दरवाजे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। जब मैं 2 कदम आगे बढ़ी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। ये कहानी हकीकत पर मबनी है जो मुझे चंद साल पहले एक मैगजीन से मिली थी। जिन खातून की जिंदगी से मुतल्लक है मैं इन्हीं की जुबानी आप लोगों के लिए बयान कर रही हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा तल्लक एक बड़ी जागीरदार फैमिली से था जिसका अपने इलाके में काफी असर रसूख था। मेरे दादा और नाना दोनों ही अपने वक्त के कामयाब सियासतदान रहे थे। मेरे दादा और नाना ने अपने तल्लक को गहरा करने के लिए एक दूसरे से रिश्तेदारी कर ली। यूं मेरे माँ बाप की शादी हो गई। यूं कहना चाहिए कि सियासत हमारी फैमिली की घुट्टी में पड़ी हुई थी। हमारे मुल्क में सियासत एक बाजी है जो इलेक्शन जीत जाए इसकी लॉटरी निकल आती है। तभी सियासत से वाबस्ता अफराद इलेक्शन जीतने की खातिर सर धड़ की बाजी लगा देते हैं और अपने मुफाद के लिए कुछ भी करते थे। बेशतर का मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं बल्कि दौलत ही कमाना होता है, और हमारे घर में भी यही हाल था। इस सियासी सोच ने हमारे घराने को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हुआ यूं कि इलेक्शन में मेरे चचा ने जिस पार्टी से हिस्सा लिया वो मेरे नाना की मुखालफत में पेश पेश थी। यूं नाना ने हमारे दादा को कहा कि आप अपने बेटे को कहें कि वो इस तरफ से इलेक्शन ना लड़े क्योंकि ये हमारे मुखालिफ लोग हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इलेक्शन जीते। मगर मेरे दादा जान को तो अपना मुफाद अजीज था और उन्हें अपने मुफाद इसी पार्टी में शमूलियत करने में दिखाई दिया कि जो मेरे नाना जान और मामू की सियासी हरीफ बल्कि दुश्मनी की हद तक मुखालिफ थे। ये बात सच है कि सियासतदान किसी के सके नहीं होते। ये अपने मुफाद के लिए किसी से भी रिश्ता तोड़ देते हैं। बस जहाँ से मेरे नाना और दादा में बात बिगड़ गई। मेरे दादा का खानदान दौलतमंद ही नहीं, रोशन ख्याल भी था। जहाँ हम लोग रवायत पसंद थे वहीं मॉडर्न ख्याल भी थे। हमारा सारा खानदान आला तालीम याफ्ता था। यही वजह थी कि हमारे यहाँ दौलत और तालीम की कमी नहीं थी। तभी हमारे शुमार इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और अमीर व कबीर खानदानों में होता था। ये इन दिनों की बात है जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुई थी। जब नाना और दादा जान में इलेक्शन की वजह से झगड़ा चल पड़ा। बात होते होते यहाँ तक पहुंच गई कि मेरे नाना मेरी अम्मी को घर ले आए और फिर वापस ससुराल न जाने दिया। जब नाना की बात दादा अबू ने ना मानी तो उन्होंने बेटी को घर बिठा लिया कि मैं अब अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। जिस पर दादा ने भी मेरे वालिद साहब को मजबूर कर दिया कि बीवी को तलाक दे दो, रखे वो अपनी बेटी अपने पास ही। मेरे बाबा मेरी अम्मी को तलाक नहीं देना चाहते थे क्योंकि इनको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। वो अपने बाप की बात मानने को तैयार ना थे, लेकिन इलेक्शन के झगड़े की वजह से बात इतनी बड़ी कि सुलह की गुंजाइश ना रही। नाना कहते थे कि तुम लोग मेरे दुश्मनों को वोट दे रहे हो, इनकी तरफ से लड़ रही हो ताकि वो जीतने के बाद और मजबूत होकर हम पर चढ़ पड़े। मेरे अब्बू घर तक छोड़ गए, मगर इनके वालिद तो बस इनकी तलाक दिलवाने के दर पे थे। यूं झूठी अना की खातर दादा जान ने मेरे बाप को मजबूर कर दिया कि वो मेरी अपनी बीवी को तलाक दे दे। बाबा जान ने बेहद मजबूर होकर मेरी अम्मी को तलाक दी, लेकिन बच्चे अपने पास ही रहने दिए। अम्मी की तलाक के चंद माह पहले ही मैं नाना जान के घर में पैदा हुई थी, लिहाजा मैं वालदा के पास ही थी। तलाक के बाद मेरे दादा जान ने मुतालबा किया कि हमारी बच्ची को भी हमारे हवाले कर दो। नाना जान ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी थी और मेरी जिंदगी का दारोमदार माँ के दूध पर था, और अम्मी मुझे खुद से बिल्कुल अलग नहीं होने देना चाहती थी। वो तो अपने दूसरे बच्चों के लिए भी रोती रहती थी। मेरे दादा जान बहुत अनापरस्त थे। वो कब हार मानने वाले थे। अपने असर और सूख के घमंड में उन्होंने अदालत में केस दायर कर दिया, मगर वो केस हार गए क्योंकि जज ने अम्मी के हक में फैसला कर दिया और हुक्म दिया कि बच्ची को 7 साल तक माँ से जुदा नहीं किया जाएगा। मेरे अब्बू ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। यूं मैं 7 बरस तक अपनी माँ के साथ रही। इस दौरान नाना और मामू ने मेरी वालदा पर कई बार जोर डाला कि वो मेरी दूसरी शादी करने पर आमादा हो जाए, मगर उन्होंने हर बार इनकार कर दिया क्योंकि यूं मैं भी इनसे छिन जाती। इनके पास अपनी औलाद में से एक मैं ही तो थी, लिहाजा इन्हें मेरी जुदाई किसी सूरत गवारा न थी। उधर दादा कब आराम से बैठने वाले थे। यूं ही मैं 7 बरस की हुई, उन्होंने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया। 2 साल मतवातर वो मेरी वापसी का मुतालबा करते रहे। कई तरह से दबाव डाला, जिरगे, पंचायत, अदालत, गर्ज हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर वो नाकाम रहे। भला आखिर में 9 बरस की उम्र में वालिद साहब के पास आ गई।
میرے بابا کے گھر میں بھی میرا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ میرے ابو نے ابھی بھی شادی نہ کی۔ میری دیکھ بھال ایک آیا کے ذمہ تھی، لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکی۔ ہر وقت ان کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرے دوسرے بہن بھائی اب سمجھدار تھے اور اتنے سال امی کے بغیر رہ کر وہ بالکل یہاں کے عادی ہو چکے تھے۔ دوسرا وہ گھر ہوتے بھی نہیں تھے، مگر مجھے یہاں بالکل سکون نہ تھا۔ دادا کے گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں کس سے باتیں کرتی اور اپنا حال دل بیان کرتی؟ دونوں بڑی بہنیں اور بھائی مری میں پڑھ رہے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ دادا نے میرے والد کو بہت زور لگایا کہ اب تم دوسری شادی کر لو۔ تایا چچا بھی مشورہ دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، مگر شاید میرے پاپا جان میری امی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ابھی بھی ان کو بھلا نہ سکے تھے۔ وہ اپنے باپ کو جواب دیتے کہ آپ نے ہی میری طلاق کروائی تھی نا، جبکہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ لوگ مجھے اس کے لیے اب زور دیں گے۔ امی کو طلاق دینے کے بعد سے بابا کی زندگی ادھوری ہو گئی تھی، جیسے ان کی ہر خوشی کھو سی گئی ہو۔ وہ ہر کسی سے لاتعلق ہوتے گئے، جبکہ میرے چچا نے خوب ترقی کی۔ انہوں نے کئی بار الیکشن جیتا اور اعلیٰ عہدے پائے۔ اب وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے اور خاندانی دولت میں ڈھیروں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ والد صاحب ایک درویش منش آدمی بن گئے تھے۔ بابا کی سوچ ہمارے خاندان کے ہر فرد سے قطعی مختلف تھی۔ وہ دولت سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ جب انہوں نے میری امی کو طلاق دی، وہ اعلیٰ عہدے پر تھے۔ اپنے باپ سے وہ بے حد ناراض تھے۔ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ زندگی کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو کر رہ گئے۔ میری بہنوں اور بھائی کو بھی میرے دادا اور چچا وغیرہ ہی سنبھال رہے تھے، وہیں ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ٹھہرے۔ بیوی سے جدائی کے بعد میرے والد نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس جب میں نئی نئی اس گھر میں آئی تھی تو وہ میرا کافی خیال رکھتے تھے تاکہ میرا دل لگ جائے۔ ان دنوں دادا کا کاروبار روز بروز ترقی پر تھا۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کے سیاسی پوزیشن سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے کاروبار دوسرے ملکوں تک پھیلانا شروع کیا۔ ساتھ ہی بابا جان کو بھی بیرون ملک بھجوا دیا تاکہ وہاں جا کر اپنی سابقہ بیوی اور پچھلی زندگی کو بھول جائے۔ لیکن یورپ جا کر بھی میرے والد صاحب کی زندگی ادھر ہی ٹھہری رہی۔ وہ کاروبار کو بھی صحیح طرح سے سنبھال نہ سکے۔ جب تک انسان کو دولت کی ہوس نہ ہو، وہ کاروبار میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے والد کے پاس آنے کے بعد میری امی کی شادی ماموں نے کہیں اور کر دی تھی۔ بابا نے سنا تو اس بات کا بھی خوب صدمہ لیا اور بیمار ہو گئے۔ پہلے وہ مجھ سے ملنے کے بہانے میری ماں سے کبھی کبھار بات کر لیا کرتے تھے، مگر اب وہ کسی طور میری ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ اب تو میرے نانا اور ماموں نے بھی اس امر کو محال بنا دیا تھا۔ خدا جانے امی کس حال میں تھی، اپنے بچوں اور ان کے باپ کو بھلا چکی تھی یا نہیں، یہ انہی کو پتا تھا۔ میری بہنیں اور بھائی اپنے حال میں مست تھے، مگر میں ماں کے پاس تقریباً 9 برس رہی، اس لیے ان کو نہیں بھول سکتی تھی۔ رات کو اٹھ اٹھ کر انہیں یاد کرتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ 9-10 برس کی بچی ماں سے کتنی اٹیچ ہو سکتی ہے، آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب بچی کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر ظالم مفاد پرست اپنوں نے ہی ممتا کو بچوں اور بچوں کو ممتا سے جدا کر رکھا تھا۔ سچ ہے، دولت اور اقتدار کی ہوس بہت بری بلا ہے۔ یہ انسان سے انسانیت اور آدم سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ جن دنوں میں چھٹی میں تھی، میرے بھائی عمران کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آتا تو بہت خوش ہوتی۔ اب وہ بھی تنہا اور چپ چپ رہنے لگی۔ اسکول میں کسی سے میری دوستی نہ ہوئی، بس ہر وقت سوچوں اور پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ میری تعلیمی کارکردگی بہت اچھی تھی اور ذہین طالبات میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری بہنیں بھی اب میرے ساتھ ہی گھر تھی اور میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ اس دوران میری بڑی بہن کی شادی ایک امیر کبیر گھر میں ہو گئی۔ وہ امریکہ چلی گئی اور اب میں اور تنہا ہو گئی۔ مجھے بڑی بہن کا جو سہارا تھا وہ بھی نہ رہا۔ میں نے FSC میں بہت محنت کی اور اچھے نمبر لیے اور میرا میرٹ بن گیا۔ میں میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میرے تایا جان کو خاندان کی لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے دادا کو کہہ دیا کہ میرا میڈیکل کا داخلہ رکوا دیا۔ بابا جان چاہتے تھے کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کروں اور میں ان دنوں سخت دل برداشتہ تھی۔ ایسی افسردگی تھی، میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
मगर मेरी बहन अमीना ने समझाया कि बेवकूफ मत बनो, पढ़ाई जारी रखो, बाबा जान की ख्वाहिश पूरी करो और बाद में मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर लेना। अमीना बाजी की हिम्मत दिलाने से मैं दोबारा कॉलेज जाने पर रजामंद हो गई और बीए के इम्तिहान की तैयारी करने लगी। इसी दौरान मेरी बहन अमीना के लिए रिश्ता मेरे ताया के एक दोस्त के बेटे का आ गया। ये लोग भी काफी अमीर कबीर और सियासी लोग थे। लड़का अपनी दौलत की वजह से अयाश और शक्लो सूरत का भी गया गुजरा था। मेरी बहन अमीना भी आला तालीम हासिल करना चाहती थी, मगर इस रिश्ते से ताया और चचा जान के बहुत से सियासी मफाद वाबस्ता थे। लिहाजा उन्होंने अमीना को मजबूर कर दिया कि वो ये रिश्ता कबूल कर ले, मगर वो किसी तरह मानकर नहीं दे रही थी। बताती चलूं कि मेरी बहन अमीना का मिजाज भी अपने दादा पर गया था। वो बेहद जिद्दी तबीयत की थी और किसी के फैसले को कबूल करने की इसकी आदत ही नहीं थी। जैसे वो बचपन ही से काफी चिड़चिड़ा मिजाज लिए हुए थी। जब ताया और चचा इसे ज्यादा मजबूर करने लगे तो इसने जज्बात में आकर ज्यादा मिकदार में ख्वाबावर गोलियां खा ली, जो मेरी बहन भरी जवानी में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इसने जान दे दी मगर नापसंदीदा रिश्ते को कबूल नहीं किया। अमीना की बेवक्त मौत का मुझे बेहद दर्जा सदमा हुआ। इसकी सूरत हो बहू मेरी अम्मी जैसी थी, बल्कि वो माँ की तस्वीर लगती थी। बाबा जान इसको बहुत चाहते थे। जब इनको इतला मिली कि अमीना ने खुदकुशी कर ली है तो वो बेहद सदमे में चले गए। इन दिनों बाबा जान अमेरिका में थे। इनको वहां इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया और वो खामोश रहते और इन पर खुद फरामोशी किसी कैफियत तारी रहती थी। इन दिनों मेरा भाई इमरान के पास था जो इनको संभाल रहा था। इसको भी अमीना के मरने का सख्त सदमा था, लेकिन ये पता नहीं था कि इसकी बहन ताया और चचा की जबरदस्ती शादी पर मजबूर करने की वजह से मौत की घाट उतरी है। इन्हीं दिनों कुछ मुखालफिन ने मेरे चचा पर हमला कर दिया। वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन दादा जान को गोलियां लगी और वो जाए वकूआ पर वफात पा गए। ये एक और सदमा था। दादा जान जैसे भी थे मेरा ख्याल रखते थे, अब वो भी ना रहे। मैं गली तौर पर ताया और चचा वगैरह के रहमो करम पर रह गई। अब मैं दिन रात दुआ करती कि मेरी अपनी बड़ी बहन और इमरान भाई के पास अमेरिका चले जाऊं, क्योंकि वालिद भी वहां थे। मैं अब अपनों के साथ रहना चाहती थी। मैंने भाई को टेलीफोन पर कहा कि मुझे आप लोगों के पास आना है। बाजी समीना को भी कहा। इन लोगों ने कोशिश करके मुझे वहां बुलवा लिया। मैं वालिद से मिली, वो बहुत अफसरदा थे, मुझे गले लगाकर रो पड़े। तब मैंने जाना कि वो कितने मजबूर हैं। इनका इलाज चल रहा था, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। मैं और इमरान भाई इनका बहुत ख्याल रखते थे, इनको हर वक्त खुश रखने की कोशिश करते। वो दिन में सिर्फ एक आध जुमला ही बोलते थे और मुस्कुराते तो बिल्कुल नहीं थे। जल्द ही मैंने समझ लिया कि इनको कोई बीमारी नहीं, बस इनकी एक ख्याली दुनिया थी जिसमें वो जिंदा थे। वो अपने माजी को जहन में दोहराते रहते थे और अपने बीते दिनों की यादों में सुकून पाते थे और ख्यालों में हमारी माँ से बातें करते थे। कई बार मैंने सोते हुए इनको अपनी अपनी माँ को आवाजें देते सुना। यूं लगता मेरे बाबा माजी में जी रहे हैं। इस तरह वो खुद भी माजी का एक हिस्सा बनते जा रहे थे। मेरी माँ के साथ गुजरे माहों साल मेरे बाप का कुल अहसासात है। मुझे अच्छे से अंदाजा हुआ कि तलाक कितनी बुरी चीज होती है और ये इंसान और इसके बच्चों के जीवन को कैसे बर्बाद कर देती है। इसीलिए दीन में इसको एक नापसंदीदा अमर कहा है। जैसे कि अमेरिका में किसी भी उम्र में शादी करना मजूब नहीं, जबकि हमारे यहाँ कोई कुछ ज्यादा उम्र में शादी कर ले तो लोग बातें बनाने लगते हैं। जब वो बेहतर हुए तो अपने वालिद को खुश देखने के लिए मेरी बाजी और इमरान भाई ने बहुत चाहा कि वो अभी भी दूसरी शादी कर ले, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनका काम बस पार्क में बैठ जाना या फिर लंबी वॉक और मुसव्वरी, यानी यही इनके पसंदीदा मशागल थे। वो ज्यादातर ऐसी तस्वीर बनाते जो उदास लम्हों का मंजर होती। अपनी तस्वीरों में डल कलर का इस्तेमाल करते, कभी खसान रसीदा पत्तों को पेंट करते और कभी डूबती शाम के मनाजर को कैनवस पर उतारते थे। मेरे वालिद साहब शायरी भी लिखते थे, मगर वो इन इशार को छुपा कर रखते थे। उन्होंने मेरी वालदा की बेशुमार पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स बनाई, जो अपनी जगह शाकार थी, ताहम इन्हें कभी तस्वीरी नुमाइश में शामिल न किया। बाबा की अजीबोगरीब तबीयत थी। इतनी गहरी खामोशी में जीते थे कि इनको कोई समझ नहीं पाता था। डॉक्टरों ने चौंके इन्हें काफी अद्वियात इस्तेमाल कराई थी, जिनसे इनकी यादाश्त पर गहरा असर हुआ था। रफ्ता रफ्ता वो बात करते करते भूल जाते थे और कभी कभी तो चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों तक को पहचान नहीं पाते थे। हम सबका यही ख्याल था कि अगर वो दूसरी शादी कर लेते तो फिर से जिंदगी की खुशियों की तरफ लौट सकते थे।
मगर ऐसा ना हो सका। मुल्क में एक बार फिर इलेक्शन की गहमागहमी हो गई। चचा ने हमें परदेश से बुलवा लिया। आजकल मेरे चचा ताया गरीब आवाम को चूना लगाने में सरगर्दा थे। घर तो वो बहुत कम ही आते थे। चचा और ताया लोगों के साथ मेरे देगर कजन के साथ साथ मेरे भाई भी जाते थे। एक रोज इलेक्शन की कैंपेन में मेरे चचा की जान आती गोली मेरे भाई को लग गई और वो इस वक्त चचा के पास खड़े थे। इमरान भाई जख्मों की ताब ना ला सका। अब तो इलेक्शन के दिनों में ऐसे वाकयात कम होते हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। खबर फौरन ही फैल जाती है। लेकिन आज से 20 साल हम पीछे जाएं तो तब ऐसे वाकयात होना आम थे। फरीक मुखालफिन एक दूसरे पर गोलियां बरसाते थे। खबरें अखबारात में छुपती जो आज के दौर जैसी खास अहमियत ना रखती थी। भाई के कत्ल की खबर सुनकर हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। शायद कि वो अमीना की तरह बहुत कम जिंदगी लेकर आया था। बाजी को भी गहरा सदमा हुआ, मगर वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। इनकी दुनिया बसी हुई थी। कुछ दिन रहकर वो अपनी दुनिया में वापस लौट गई, मगर मैं मातम के लिए अकेली रह गई। पहले ही जिंदगी में दुख भरे थे, अब तो उम्मीद का आखिरी चिराग भी गुल हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। ये अंदोहनाक खबर सुनकर खुदा जाने मेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि मेरी माँ की दूसरी शादी दादा जान के सियासी मुखालफिन में ही हुई थी। हम इनसे मिल भी नहीं सकते थे। काश इन दिनों माँ से मिल सकती, इनके गले लगकर रो सकती। मगर मेरे हवास छिन गए और किसी बात का होश ना रहा। बाजी अपना हिस्सा ले चुकी थी, मगर मेरे हिस्से की जायदाद अब ताया और चचा के कब्जे में थी। इमरान भाई की याद एक मिनट के लिए दिल से नहीं जाती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा और बाबा का ख्याल रखता था। इसकी जायदाद भी ताया लोगों ने संभाल ली। मेरे नाम नहाद अपनों ने मुझ पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। मैं अब कहीं आ जा नहीं सकती थी। बाबा अस्पताल में थे, जिनकी देखभाल इनके दोस्त कर रहे थे। जब मैं रो रो कर अधमुई हो गई तो ताया ने मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी। यूं मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, मगर यूनिवर्सिटी हमारे गांव से दूर थी, लिहाजा मैं वहां हॉस्टल में रहने लगी। सोचा फिलहाल इस घुटन भरे माहौल से तो जान छुटे। इसका बेहतरीन हाल यूनिवर्सिटी में था। मैंने सोचा एमए के बाद इन मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर लूंगी। सभी कहते थे कि हुस्ना बहुत खूबसूरत और नेक सीरत लड़की है। मैं एक मॉडर्न और मतवाल घराने से तलक रखने के बावजूद हमेशा सादगी पसंद थी। मेरी सादगी में भी एक अंदाज पुरवकार था। लिहाजा यूनिवर्सिटी में कई क्लास फेलोज मेरी शख्सियत से मुतासर होती थी। इसी दौरान कई लड़कों ने मेरी जानब कदम बढ़ाना चाहे, मगर मैं अपनी जात की खोल में ऐसी बंद थी कि कोई आगे बढ़ने की जुर्रत न कर सका। हत्ता कि मेरे एक लायक पाक क्लास फेलो ने मुझे जिंदगी का साथी बनाने की पेशकश की, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपनी खानदानी रवायत में जकड़ी हुई थी। मैं बस तालीम हासिल करना चाहती थी, जिसकी इजाज़त मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। मुझे नमाज और तिलावत कुरान में सुकून मिलता था। यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन भी आ गया। मेरे ताया ने गाड़ी भिजवाई और मैं ड्राइवर के साथ घर आ गई। अब वही घुटन वाला माहौल। मैंने अब मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी के लिए एकेडमी ज्वाइन करने पर इसरार किया, मगर ताया चचा ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि ताया ने मुझे अखराजात के लिए रकम देनी भी बंद कर दी। वो मेरी शादी भी ना करना चाहते थे कि कहीं मेरे हिस्से की जायदाद हाथ से ना निकल जाए। वो चाहते थे कि मेरा निकाह अपने बेटे से कर दे, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। इलाज से बाबा जान की हालत बेहतर हो गई। वो मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने चचा को खत लिखा कि मेरी बेटी को अमेरिका भेज दो, ताकि मैं इसे अपने पास रख सकूं। मगर ताया अब्बू ने बाबा को मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें लिख भेजी कि इन्हें मेरी तरफ से बदजान कर दिया। वो तो वैसे ही ज़हनी मरीज थे, और ऐसे मरीज दूसरों की बातों का बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। बाबा जो थोड़े बहुत ठीक हुए थे, इस सदमे से फिर बीमार हो गए। इनको ज़हनी अमराज के अस्पताल भेज दिया गया। 2 बच्चों की मौत के बाद मैं और बाजी ही इनका वाहिद सहारा थे। मेरे बारे में गलत बातें पहुंचाएंगी तो इनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। उन्होंने ताया को लिखा कि इस गलत किरदार की बेटी से मेरा कोई वास्ता नहीं। आप लोग जहाँ चाहें इसकी शादी कर दें। यूं ताया ने मुझे ना मुकाबले का इम्तिहान देने दिया और ना वालिद के पास अमेरिका जाने दिया। खुदा की मर्जी, ताया हार्ट फेल होने से अचानक फौत हो गए, तो जायदाद के करता धरता इनके बेटे और चचा हो गए। ताया के बेटे शादीशुदा थे। अब रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। वो मुझसे नहायत बुरा सलूक करते। ये वो अपने थे जिन्होंने मेरे वालिद का हंसता बसता घर उजाड़ा और जिनकी वजह से हम बच्चे उम्र भर वालदैन की मोहब्बत से महरूम रहे।
जिंदगी की सख्तियां सहते सहते मैं जवान हुई तो इनके लालच और खुदगर्जी ने मेरी जिंदगी को बेरंग कर दिया। मैं जो सूरत और सीरत में यकता थी, अपनी जात के हिसार में कैद होकर रह गई। अपनी अकल और जहानत से तालीम की मंजिलें तय की तो उन्होंने मेरी पाकीज़गी पर तोहमतें लगा दी, ताकि मैं माशरे में अपना मुकाम न बना सकूं। तब मुझ पर भी बाबा की तरह अफसर्दगी की गहरे बादल छा गए। तई सही कसर इस वाक़ये ने पूरी कर दी। तायाजाद चाहता था कि मेरी शादी इससे हो जाए, ताकि मेरे हिस्से की जायदाद भी इसकी हो जाए। इसलिए इसने ये घिनौना खेल रचाया ताकि मैं कहीं की ना रहूं और सिर्फ इसके मोहताज होकर रह जाऊं। एक रोज जब इसकी बीवी अपने मेके गई हुई थी, वो इसे छोड़कर रात गई वापस आया। मैं अपने कमरे में सोई थी कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने मेरा तायाजाद खड़ा था। वो कहने लगा कि मैं सब मुलाजमीन अपने अपने क्वार्टरों में जाकर सो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे खाना सर्व कर दो। मैं नींद में आंखें मलती इसका मुंह तक रही थी कि आज इस कैसे इसको याद आया कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ होना ना होना बराबर था। कभी कोई मुझे खाने के वक्त भी नहीं बुलाता था कि आकर तुम भी सबके साथ खाना खा लो। आज कैसे इनको याद आ गया कि मैं भी इस घर में हूँ और मेरी मदद ली जा सकती है। खैर मैं ना चाहते हुए भी किचन में गई, खाना गर्म किया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। जब कमरे को जाने लगी तो वो बोले मैं खाना अपने कमरे में खाऊंगा, मेरे कमरे में ही खाना पहुंचा दो। मुझे इनकी बात मानना ही पड़ी थी। मैं कमरे में खाना रखकर यूं ही लौटी तो किसी ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाने की आवाज आई। मैं घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा तो बाहर से लॉक था। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बचाया। मेरे तायाजाद ने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे रोका और फिर मुंह पर मेरे हाथ पर रख दिया। वो मुझे खींच कर ले गया और बेड पर फेंक दिया। इस घर में मेरी एक इज्जत बाकी बची थी, इस दरिंदे को ने इसको भी तार तार कर दिया था। इस वाकये के बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गई। अब बाबा की तरह दौरे पड़ने लगे थे। ताया के बेटों ने मुझे इलाज के बहाने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, जहाँ मैं खाली खाली नजरों से सबको देखती। डॉक्टर कहते कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सबको पहचान लेंगी। और मैं सोचती थी कि ये दुनिया कैसी जगह है। अच्छा है जो मैं किसी को ना पहचान सकूं। अब तो अपनों की जुल्म बर्दाश्त करते करते मैं अपनी जात से भी बेगाना हो गई हूँ। होशो हवास में होकर भी खुद को पागल दीवाना जाहिर करती हूँ। कम अज कम इस तरह अपनों की मजीद जुल्म और सितम से तो महफूज हो सकती हूँ। इसके बाद तयासाद मुझे सोची समझी साजिश के तहत घर ले आया और निकाह के लिए पूछा तो मैंने कोई जवाब ना दिया। अब तो इनकार करने और पहले की तरह एहतजाज करने की काबिल भी ना थी। अब मेरा तहज़ाद से निकाह हो चुका है। मेरी जायदाद पर भी इसका कब्जा हो चुका है। लेकिन ये बस नाम का रिश्ता है, मुझे अभी भी एक कमरे तक महदूद रखा गया है। जब भी कोई घर आता है, इनको यही बताते हैं कि इसको कभी-कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम घर के लोग इससे डरते हैं। जब इसको दौरा पड़ता है, हम इसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आ जाते हैं। मैं भी अब किसी से कलाम नहीं करती। आज मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त फरत आई तो मैंने इससे जी भर कर बातें की। हमने कमरा बंद कर लिया। मैंने फरत को बताया कि ताया चचा के घर वाले मुझे खतरनाक समझते हैं, हालांकि मुझे कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता। फरत इस जमाने में खो गई जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। कहने लगी तुम कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, तुम्हारा चेहरा इतना मासूम और पाकीज़ा था। तुम इन दिनों में बहुत खामोश तबाह और अपने खौल में बंद रहने वाली एक संजीदा लड़की थी। तुमने कभी किसी को अपने अंदर के समंदर से आगाह ही ना किया। अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों को बताकर हमदर्दियां हासिल करना तुम्हें पसंद नहीं था। इसीलिए तुम में कशिश थी और तुम एक सरबस्ता राज लगती थी। मैंने कहा हाँ फरत, मगर अब मैं एक सरबस्ता राज नहीं हूँ। तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मगर दूसरों के लिए शायद अब भी एक सरबस्ता राज हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कहानी इसको दी कि इसे पोस्ट कर देना। अगर ये शाया हो गई तो बहुतों को पता चल जाएगा कि लोग दिखने में कुछ और होते हैं, मगर हो सकता है कि इनके अंदर कैसा तूफान हो। और मेरी कहानी में इन लोगों के लिए सबक है जो समझते हैं दौलत ही सब कुछ है, मगर कभी कभार दौलत ही हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। हमारे घर में दौलत, नाम, मर्तबा, किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर फिर भी कभी जिंदगी में सुकून का एक लम्हा नहीं देखा। सफेद पोश लोग हम अमीरों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, मगर इनको लगता है कि अमीरों के पास दौलत है तो जिंदगी तो इनकी है। मैं कहती हूँ काश मैं किसी गरीब घराने में पैदा होती,
जिंदगी में सुकून से बढ़कर कोई शय नहीं और दौलत से सुकून नहीं खरीदा जा सकता। सुकून सिर्फ मोहब्बत और रिश्तों की मिठास से मिलता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो माँ बाप की मोहब्बत के साए तले परवान चढ़ते हैं। वालिदैन में इलादगी का दुख सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इस तकलीफ से गुजरे हों। ऐसी सूरत हाल में औलाद के सुकून का शहराजा बिखर जाता है। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।